नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासी और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए सभी के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि स्वर और ज्ञान की मां सरस्वती की कृपा से सभी का जीवन ज्ञान, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो। उन्होंने वसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर प्रदेश में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा की कामना की है। और इसके साथ ही बता दें कि वसंत पंचमी के पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि प्रदेश और देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर और ज्ञान की मां सरस्वती की कृपा से सभी का जीवन ज्ञान और सुख समृद्धि से परिपूर्ण है और यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। इसके साथ ही बता दें कि बसंत पंचमी के अवसर पर और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सभी की मां सरस्वती की कृपा बनी रहे और इसके साथ ही उन्होंने सभी के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए सभी देश और प्रदेश के लोगों को बता दें कि वसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए सभी को बधाई दी है और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि साझा करते हुए उन्होंने सभी को बता दें कि हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और मंगल कामनाएं भी व्यक्त की हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि स्वर और ज्ञान की मां सरस्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी का जीवन ज्ञान और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहे और परिपूर्ण हो। और इसके साथ ही बता दें कि वसंत पंचमी का पर्व है जहां सभी हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और अपने बता दें कि शुभकामनाएं देते उन्होंने कहा है कि सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने राज्य में खेलों के विकास, युवा कल्याण से जुड़े योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और मंच उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। खेल विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री सारंग ने युवाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से प्रदेश के युवाओं को नई दिशा और अवसर मिल रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट किया है। और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने सभी को तमाम जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया है, जहां उन्होंने कहा कि सुविधाओं के चलते और इसके साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में मीडिया के भी सवालों के जवाब दिए हैं। हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही खेलों के उन्नयन के लिए डिजाइन किया हुआ खेलो एमपी यूथ गेम बहुत सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश में चल रहा है। आप सब 13 जनवरी को लॉन्चिंग कार्यक्रम के साक्षी बने थे। मुझे
इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जिस मंतव्य के साथ हमने उस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया था वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक प्रकार से इंटरनेशनल इवेंट जैसी उसकी छटा थी। 13 जनवरी से ही लॉन्चिंग कार्यक्रम से ही पूरे प्रदेश में 28 खेल जो हमने खेलो एमपी यूथ गेम में आयोजित किए हैं उनकी प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक्स में जिन खेलों की प्रतियोगिताएं होनी थी वो आयोजित हुई। टोटल मिलाकर 28 खेल हमने आयोजित किए हैं, जिसमें से 21 खेल ब्लॉक स्तर पर, 21 खेल जिला स्तर पर, जिले के बाद 11 खेल सीधे राज्य स्तर पर और 10 खेल जिले से संभाग और फिर संभाग से राज्य स्तर तक होने हैं और 7 खेल सीधे राज्य स्तर पर होने हैं। तो ब्लॉक से लेकर और राज्य स्तर तक संपूर्ण कैलेंडर हमारा बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। 313 ब्लॉक में सभी जगह खेलों की प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं। उसके साथ ही जिलों में भी खेलो एमपी यूथ गेम की प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। संभाग स्तर पर अब शुरुआत हो गई है। जैसा हमने एक बड़ा प्रयोग किया था जो बहुत सफल रहा है कि अब खेलो एमपी यूथ गेम हम सभी खेल संघों के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। सभी खेल संघ के माध्यम से ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। अमूमन यही मध्य प्रदेश की टीम निकल के आएगी। जैसा मैंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ये प्रतियोगिताएं हो गई हैं, संभाग में शुरू हो गई हैं और 27 तारीख से हम अब राज्य स्तरीय खेलो एमपी की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यक्रम 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि होंगे और हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वैसे तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रदेश के 9 स्थानों पर आयोजित की जा रही हैं। भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा और नर्मदापुरम। पहले भी मैंने बताया था कि भोपाल में एथलेटिक्स, फेंसिंग, पुरुष क्रिकेट, कैनोइंग, कायाकिंग, रोइंग, तैराकी, शूटिंग, पुरुष हॉकी, बॉक्सिंग, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इंदौर में बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, शिवपुरी में महिला क्रिकेट, ग्वालियर में महिला हॉकी, पिट्टू और बैडमिंटन, उज्जैन में मलखम, योगासन, रस्साकशी, कुश्ती, जबलपुर में खो खो, आर्चरी, रीवा में फुटबॉल और नर्मदापुरम में ताइक्वांडो और शतरंज। ये राज्य स्तरीय हमारी प्रतियोगिताएं इन 9 स्थानों पर प्रदेश में होंगी, जो लगभग हमारे संभागीय मुख्यालय हैं। उद्घाटन कार्यक्रम भोपाल में 27 तारीख का होगा और इन सब जगह पर भोपाल के कार्यक्रम का ई प्रेजेंस भी रहेगा, पूरे प्रदेश में होगा। जैसा मैंने बताया कि हम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी होंगे,
शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम होगा और देश के हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी इस कार्यक्रम की मनसुख भाई अध्यक्षता करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम में जहां हमारे प्रदेश से आए हुए खिलाड़ियों का की परेड मार्च पास्ट होगा, तो उसके साथ ही खेल से जुड़ी हुई खेल के इतिहास और युवा खिलाड़ी खेलों से जुड़ सकें, उसकी एक बहुत ही व्यवस्थित प्रस्तुति मुंबई के आर्टिस्ट द्वारा की जा रही है। वो एक कार्यक्रम होगा। उसके साथ ही एक एरोबिक और मलखम्ब और इन सबको मिलाकर, पारंपरिक खेलों को मिलाकर एक बड़ी प्रस्तुति कर रहे हैं। और उसके साथ ही मोटिवेशनल सॉन्ग्स और खिलाड़ियों में नए उत्साह भरने के लिए बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुति इस कार्यक्रम में देंगे। 27 तारीख को शाम को 6:30 बजे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ये रंगारंग हमारे खेलो एमपी यूथ गेम के प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। और उसके बाद हमारी ये प्रतियोगिताएं पूरे प्रदेश में शुरू होंगी, भोपाल में भी होंगी। 31 तारीख को हम इसका समापन भोपाल में ही करेंगे, जिसमें मेडल सेरेमनी होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस मंतव्य के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर हमने खेलो एमपी यूथ गेम की शुरुआत की थी, उसको हमने पाया है। सभी एसोसिएशन के साथ मिलकर शायद देश में पहली बार ये हमने सफल प्रयोग किया है। लॉन्चिंग का रंगारंग कार्यक्रम और अब उद्घाटन का रंगारंग कार्यक्रम इस पूरे इवेंट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके पहुंच रहा है। इसीलिए हमने 313 के 313 ब्लॉक में ये प्रतियोगिताएं हुई हैं। और अभी तक खेल विभाग अपनी प्रतियोगिता कराता था, संघ अपनी प्रतियोगिताएं कराते थे। किसी प्रतियोगिता में कोई बच्चे आते थे, किसी में कोई खिलाड़ी आते थे। अब जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम, इतना बड़ा कैचमेंट, इतने बड़ी संख्या के खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने का मौका मिला है। तो ये एक बड़ा प्रयोग हमारा सफल रहा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब देश भर में इस प्रयोग को निश्चित रूप से बाकी राज्य और केंद्र की तरफ से भी शायद इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें नीचे तक के बहुत ग्रामीण स्तर के भी कार्यकर्ता हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसके माध्यम से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले पाए। मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि वे राज्य के विधायक और संगठन के निर्देशानुसार पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि व्यवस्था के तहत सभी मंत्रियों को कम से कम एक बार पार्टी कार्यालय आकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने, उनकी समस्याएं समझने और उनके समाधान में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री कश्यप ने कहा कि यही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मंशा है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ा जाए। इसी भावना के तहत आज पार्टी कार्यालय आकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं की भूमिका पार्टी और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाए। इस तरह के संवाद से संगठन को मजबूती मिलेगी और सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर और प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। पार्टी कार्यालय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने जो व्यवस्था दी है कि सारे मंत्री वहाँ में एक दिन कार्यालय में जरूर आकर के बैठे हैं और कार्यकर्ताओं के जो भी मुद्दे हों उनको समझें और उनके निराकरण में सहयोगी बने। और यही मंशा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी रही है कि सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में आगे बढ़े। तो आज उसी क्रम में मेरा दिन था बैठने का, जिले में पार्टी कार्यालय में आया था और इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दावोस गए हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच है और विश्व आर्थिक मंच में उनकी उपस्थिति के 2 दिनों से आप लोग भी समाचार देख रहे हैं। कई महत्वपूर्ण नई टेक्नोलॉजी पर आधारित चीज़ों से उनकी चर्चाएं हुई है, गूगल से भी चर्चा हुई है। और जो एक महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश के बारे में है
कि जितने डाटाबेसेस के लिए, सर्वर के लिए तो लैंडलॉक स्टेट चाहिए कि कहीं समुद्र रोड नहीं हो मध्य प्रदेश, उसके लिए एक श्रेष्ठ जगह। और हमने उस संभावनाओं के लिए मध्य प्रदेश में इसकी अलग से नीति भी बनाई है, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 18 नीतियां बना करके मध्य प्रदेश में विभिन्न तरीके के निवेशों को आकर्षित करने की जो नीतियां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी है, अब उनके सकारात्मक परिवर्तन और उनके प्रभाव बीच में आने लगे हैं। और डावोस के अंदर भी मुझे लगता है कि कई बड़े समूह के द्वारा उनकी चर्चाएं हैं और मेरे ख्याल से उनके वहाँ से आने के बाद में उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी। खबर धार से है, जहां भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार जिला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि बसंत पंचमी के मौके पर दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना कानून व्यवस्था के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होगा। कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया है कि दोनों समुदाय को अलग अलग विशेष स्थान दिए जाएं ताकि उनके कार्यक्रम चल सके। इसके लिए आज प्रशासन ने परिसर का सर्वे कर उपायुक्त स्थानों की पहचान की। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की घटनाओं और पुलिस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परिसर में प्राप्त जगह उपलब्ध है और कानून व्यवस्था को देखते हुए सटीक और अलग स्थानों का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। धार की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठा रही है ताकि वसंत पंचमी पर शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जब ये सुनवाई हुई थी उसके बाद भी मैंने जो मीडिया से आप लोगों को बताया था कि अपने आप से कोई इसका इंटरप्रिटेशन ना करें जिससे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सके। अब हमारे पास लिखित में आदेश आ चुका है, उसका हमारे पास सही उसका अर्थ हमारे पास आ चुका है, जिसके आधार पे हम लोगों को अब कोई फैसला लेना है। पहले मैं वो बिंदु बता दूं जो कि इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि जब ये दोनों बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो दोनों समुदाय का एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करना एक कानून व्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है। और पूर्व के वर्षों में भी जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई जब ये तिथि एक साथ पड़ी, वो सब रिकॉर्ड हैं, कितने वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्देश दिया जाना आवश्यक समझा। दोनों ही पक्षों के माध्यम से जब वहाँ अपनी अपनी बात रखी गई, उसमें जो शासकीय हमारे अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से भी ये बात रखी गई, तो उसका जो निचोड़ निकला वो ये कि सर्वप्रथम तो जो हिंदू समुदाय वहाँ बसंत पंचमी पे जो अपनी पूर्व प्रथा के अनुसार जिस स्थान पे अपनी पूजा अर्चना करता है वो पारंपरिक तरीके से वहाँ अपनी पूजा अर्चना करे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस स्थान पे करना है, क्योंकि पूर्व प्रथा के अनुसार वो एक स्थान पे करते आए, जो मुझे लगता है कि स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग को पता है। ये भी स्पष्ट है इस आदेश से कि दोनों ही समुदायों को पृथक पृथक एक्सक्लूसिव और सेपरेट स्थान देने हैं, जिससे कि दोनों ही समुदाय का जो वहाँ पूजा अर्चना है वो निर्विघ्न चले, जितना भी समय दोनों के पास होता है उसमें निर्विघ्न चले। इसलिए ये स्पष्ट है कि बसंत पंचमी की जो पूजा अर्चना होती है वो निर्विघ्न पूरे दिन तक चलेगी और कोई भी कानून व्यवस्था उससे निर्मित नहीं होनी चाहिए। भोपाल के मंडला मार्ग पर स्थित मऊ नगर में दूषित पानी के कारण हालात चिंताजनक हो गए हैं। पत्ती बाजार और मोती महल इलाके में लोग बीमार होने की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार अब तक 25 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायक उषा ठाकुर भी पहुंची हैं। उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को तुरंत राहत और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। स्थानीय लोग सरकार और नगर पालिका से मांग कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई की जांच कराई जाए और भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी आपदा से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस मामले में प्रशासन ने भी स्थिति पर लगातार नजर रखने और प्रभावित लोगों को जरूरी मदद मुहैया कराने की बात कही है। खबर रतलाम से है, जहां शहर में चाइनीज मांझी का कहर जारी है। जानकारी के मुताबिक एक बाइक सवार मांझी की चपेट में आ गया, जिससे उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद घायल बाइक सवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और अभी उसका इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस खतरनाक मांझी को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हादसे हो रहे हैं। रतलाम में इस प्रकार की घटनाओं से राहगीरी और बाइक चालकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है और मांझी के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही जा रही है।
वसंत पंचमी के अवसर पर ऐतिहासिक भोजशाला में बता दें कि तड़के उत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। सुबह से ही परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वसंत पंचमी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उज्जैन से सनसनीखेज खबर सामने आई है। बता दें कि तराना इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद भड़क गया। इस दौरान उग्र स्थिति के चलते 11 बसों में जमकर तोड़फोड़ की गई। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। वह विवाद को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने थाने का भी घेराव किया है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में तड़के विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा महाकाल को भस्म, चंदन और पुष्पों से दिव्य श्रृंगार किया गया। वहीं मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वसंत पंचमी के कारण आरती का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया, जिससे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालु को दर्शन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वसंत पंचमी पर की गई इस विशेष भस्म आरती को देखने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर में मौजूद रहे। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।